ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 10। इसके फुल चैप्टर इन वन शॉट का स्टडी वीडियो का लिंक आ रहा है इस वक्त ऊपर। उसको आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और अगर कर लिया है तो हम चलते हैं इस चैप्टर में आते एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चंस इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सिंपल सी डेफिनेशन थी। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है? हमारी आई में जो आता लेंस है उसमें एक कमाल की एबिलिटी होती है कि वो अपने कर्वेचर को, यानी कि जितना घुमाव है उसके अंदर, उसको चेंज कर सकता है। और इस कर्वेचर को चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि जब हमारी आई अलग अलग डिस्टेंसेस पे लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को देखती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स पास होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं, तो उसको उनको क्लियरली व्यू करने के लिए अपनी घुमाव को चेंज करना पड़ता है। आई की इसी पावर को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। बेसिकली मायोपिया का जो डिफेक्ट है, जिसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, उसको करेक्ट करने के लिए कौन सी लेंस की जरूरत पड़ती है। अब इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कैसे होता है, उसकी बात हम ऑलरेडी चैप्टर में कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। आंसर इसका था कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। और यहीं पे एक दूसरे डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें हम पास की चीज़ों को नहीं देख पाते थे, उस डिफेक्ट का भी करेक्टिव लेंस जान लो, उसका था कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। एक आई जिसका नॉर्मल विजन है उसके केस में फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट कहता था द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसी ऑब्जेक्ट का हमारी आई से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। नॉर्मल आई के लिए इस डिस्टेंस की वैल्यू होती थी 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट पास होगा हमारी आई के तो हम उसे आसानी से नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से फार पॉइंट ऑफ आई भी था द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारी आई से जिस पे हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, और इस डिस्टेंस की वैल्यू हमारी आई के लिए थी इन्फिनिटी। एग्जाम्पल इसका अगर आपको ध्यान हो तो वो था मून। मून ऑल्दो इन्फिनिटी पे नहीं होता है, लेकिन बहुत दूर के अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें तो मून को वहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। जब कोई एक बच्चा एक क्लासरूम में बैठा है और वो सबसे लास्ट वाली रो में बैठ के ब्लैक बोर्ड को नहीं देख पाता है आसानी से, तो वो कौन सा डिफेक्ट है जिससे वो बच्चा सफ़र कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट और आई के बीच का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? ब्लैक बोर्ड है, और आई कहाँ पे है? उस क्लासरूम के सबसे एंड में। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, विच मीन्स बच्चा दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है। तो ये डिफेक्ट हो जाता है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। इस डिफेक्ट के करेक्शन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इट इज़ करेक्टेड बाय कनकेव लेंस या फिर हम कह सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस ऑफ द एप्रोप्रिएट पावर। इसके बाद नेक्स्ट सेट आता है चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू। चारों ऑप्शंस देखें तो हम जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं, दिस इज एकोमोडेशन। यहाँ पे ऑप्शन पावर ऑफ एकोमोडेशन होता तो वो भी करेक्ट होता, बात एक ही है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। अब ह्यूमन आई का जो हमने डायग्राम पढ़ा था उसमें हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो आई के अंदर किस जगह पे बनती है, जगह का नाम था रेटिना। थर्ड क्वेश्चन कहता है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। सबसे कम वो डिस्टेंस जिस पे एक यंग एडल्ट अच्छे से देख पाता है, इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस वॉज द नियर पॉइंट ऑफ द आई। कितना सेंटीमीटर था? 25 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। इसको हमने पढ़ा था आई के डायग्राम के अंदर, जहाँ पे हमारी आई में जो लेंस आता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो कौन से पार्ट के द्वारा चेंज होती थी। पार्ट का नाम था, मसल्स थी सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि अगर डिस्टेंट विजन विच मीन्स दूर के विजन को अगर करेक्ट करना है तो किस पावर का लेंस चाहिए? -5.5D।
आगे कहता है फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, यानी कि अगर पास के विजन को करेक्ट करना है तो वहाँ पे लेंस दूसरा है और उसकी पावर है 1.5 डायोप्टर। अब पूछता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग फर्स्ट पार्ट डिस्टेंट विजन और सेकेंड पार्ट में नियर विजन के केस में। यानी कि ये जो दोनों केसेस हमने अभी देखे डिस्टेंट विजन और नियर विजन के, इनमें जो लेंस इस्तेमाल होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी ये पूछ रहा है। तो पावर और फोकल लेंथ से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। इंपॉर्टेंट डिटेल ये थी कि फोकल लेंथ कौन सी यूनिट में होती है, मीटर्स में रखी जाती है। और क्योंकि यहाँ पे हमें निकालनी है फोकल लेंथ तो इस फॉर्मूला को चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/P। अब पहले पार्ट के लिए निकाल सकते हैं, डिस्टेंट विजन के केस में F की वैल्यू हो गई 1/-5.5, आंसर जिसका आ जाता है सॉल्व करने पे -0.181 मीटर। और इसी तरह से नियर विजन के केस में भी निकाल सकते हैं पावर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। फोकल लेंथ कितना हो गया 1/1.5, इसको सॉल्व करते हैं तो फोकल लेंथ की वैल्यू आती है F इज इक्वल टू 0.667 मीटर। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। अब अगले जो हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे ये दोनों ही न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं, प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। पहले क्वेश्चन से बात शुरू करते हैं। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। अब यहाँ पे क्या डिटेल बता दी कि डिफेक्ट कौन सा है आई में, मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, पास की चीज़ें देख सकता है लेकिन दूर की नहीं। अब पूछता क्या है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। जिस लेंस से ये प्रॉब्लम करेक्ट होगी, जो कि मायोपिया के केस में हम जानते हैं कि कौन से लेंस से करेक्ट होती है, कनकेव लेंस से, उस कनकेव लेंस की पावर क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा, ये दो बातें पूछता है। नेचर ऑफ द लेंस हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि मायोपिया के केस में करेक्शन के लिए होता था कनकेव लेंस। तो नेचर कैसा हुआ इस लेंस का, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। अब जो हम डिटेल लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। कौन सी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, क्वेश्चन कहता है कि फार पॉइंट जो है वो है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, यानी कि इमेज जो भी बनेगी किसी दूर के ऑब्जेक्ट की वो बनेगी 80 सेंटीमीटर दूर आंखों के सामने। तो V की वैल्यू क्या हो गई -80। साइन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आइस के सामने है। दूसरी बात, अब ये ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डिटेल यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दी है क्वेश्चन में, लेकिन हम वो जानते हैं। जानते ऐसे हैं कि हम बात कर रहे हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स के देखने के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मायोपिया से रिलेटेड ऐसे हर क्वेश्चन में होता है इन्फिनिटी। कारण इस बात का यही है कि आई ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख रही है जो उससे बहुत दूर हैं, तो यहाँ फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होता था, इन्फिनिटी। वही हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है। अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली याद रख लो कि जब भी मायोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यू की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। अब फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। इसमें जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो फोकल लेंथ हमारी यहाँ पे आती है -80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई है तो पावर भी निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/F यूज करके। F की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे मीटर्स में तो हो गया -0.8। इससे पावर आ जाती है -1.25 D डायोप्टर। बिल्कुल इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है ये। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज कनेक्टेड, यानी कि डिफेक्ट कौन सा हो गया हमारा, हाइपरमेट्रोपिया विच वॉज लॉन्ग साइडेडनेस, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। और करेक्शन लेंस हमें पता है इसका ऑलरेडी, दिस वॉज कन्वेक्स लेंस, जिसके नेचर की बात करें तो वो है एक कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन में आगे जाएं तो कहता है द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। पिछली बार जैसे फार पॉइंट की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में बात हमेशा कैसे होगी, नियर पॉइंट की। नियर पॉइंट दूर जा चुका होगा। इस बार ये वैल्यू किस चीज़ की है, ये है इमेज डिस्टेंस। V की वैल्यू क्या हो गई, -100 सेंटीमीटर। और U की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, मायोपिया में जैसे फार पॉइंट की बात होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में, वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट ऑफ द आई लिया जाता है विच इज़ 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि आइस के सामने होता है तो इसलिए साइन क्या हो गया, माइनस, तो U हो गया -25 सेंटीमीटर। अब अगेन ये वैल्यू सारे ही हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चंस में फिक्स रहेगी, -25। अब क्वेश्चन आसान है, पिछले क्वेश्चन की तरह लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। F की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फाइनली 33.3 सेंटीमीटर। और अब P इज इक्वल टू 1/F फॉर्मूला यूज़ करके पावर भी निकाल सकते हैं। पावर यहाँ पे आती है +3D।
लास्ट के 5 क्वेश्चंस और बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल जो आई होती है, जो प्रॉपर्ली देख सकती है चीज़ों को, वो 25 सेंटीमीटर से पास जो चीज़ें रखी हैं उन्हें क्यों नहीं देख पाती है। इसका आंसर इस बात में हम ढूंढ सकते हैं कि हमारी आई दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअली देखती कैसे है। और ये चीज़ हमारी आई कर पाती थी सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारी आई के पास आता है तो धीरे धीरे सिलियरी मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। लेकिन एक समय के बाद जब 25 सेंटीमीटर से पास कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारी आई के, तो सिलियरी मसल्स वहाँ पे और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। यही कारण है कि हमारी आई को 25 सेंटीमीटर से पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है आई से वो चेंज होता है, उसी के रिस्पेक्ट में जो इमेज फॉर्म होती है उस ऑब्जेक्ट की, उसके डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को 2 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहली बात तो ये कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो रेटिना पे ही बनती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट आई के पास रखा हो या फिर वो ऑब्जेक्ट आई से दूर रखा हो। इन दोनों ही केसेस में हम ये देख सकते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट एक्चुअली कौन सी चीज़ में हो रही है, कौन से फैक्टर में हो रही है। एडजस्टमेंट यहाँ पे होती है आई के लेंस के कर्वेचर के रिस्पेक्ट में, जो कि कभी होता है थिक जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं, और फिर जैसे जैसे आई दूर के ऑब्जेक्ट देखती है तो वही लेंस हो जाता है थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, सितारे टिमटिमाते क्यों हैं। इसका एक लाइन का आंसर तो ये है दैट दिस हैपेंस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टारलाइट। एक ऐसा फिनोमेना था जिसमें हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अलग अलग लेयर्स आती हैं उसमें लगातार लाइट का रिफ्रैक्शन होता रहता है। यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार से आती हुई लाइट के केस में भी होता है, विच इज़ द रीज़न कि जब हम किसी स्टार को व्यू करते हैं तो हम उसे उसकी रियल पोजीशन पे नहीं देख रहे होते हैं, हम देखते हैं उसे उसकी एपरेंट यानी कि नकली पोजीशन पे। पोजीशन की बात तो समझ में आती है, लेकिन ट्विंकलिंग क्यों होती है। ट्विंकलिंग का कारण था विंड्स। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्योंकि विंड्स लगातार चलती रहती हैं, हवाएं, इसलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स लगातार वहाँ पे चेंज होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। यही कारण है कि एपरेंट पोजीशन जो स्टार की है वो कभी एक जगह पे फिक्स नहीं रहती, वो हर मोमेंट पे चेंज होती रहती है। स्टार की इस एपरेंट पोजीशन के लगातार चेंज होने के कारण ही जब भी उस स्टार को कोई जना अर्थ से देखता है तो उसे वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। 11th क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। इसका मेन आंसर तो इस बात में छुपा है कि प्लैनेट्स का साइज अगर स्टार से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत बड़ा होता है। तो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि प्लैनेट से जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वो एक पॉइंट से नहीं होती जैसे वो हो रही थी स्टार के केस में, वो होती है बहुत सारे अलग अलग पॉइंट से रिफ्रैक्ट। अब ये बहुत सारे पॉइंट से रिफ्रैक्ट होती हुई लाइट जब किसी व्यूअर जो जना अर्थ से देख रहा है उसकी आई में जाती हैं तो यहाँ पे ओवरऑल जो ट्विंकलिंग का इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। यही कारण है कि प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। किसी भी एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई क्यों नहीं देती। इसका आंसर आप खुद भी सोच सकते हैं। एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है, इसका मतलब वो होगा स्पेस के अंदर, और स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, विच मीन्स कि वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है तो वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है। ये फिनोमेना हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जिसके कारण ही चीज़ें हमें विजिबल होती हैं अलग अलग कलर्स में, और यही कारण है कि एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे स्काई डार्क अपीयर होगी जब भी वो उसे स्पेस में दिखेगा। इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट्स यहाँ तक प्रॉपर्ली पहुँचे हैं उनके लिए वेरी वेरी वेल डन टू यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।